हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनीका जानती थी कि अगले कुछ दिनों तक अनीका को बूढ़े बाबा की एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट जारी रखनी होगी। अपने कमरे में एक्यूपंक्चर के सारे एपरेटस रखने के बाद अनीका चैंपियनशिप के वेन्यू चली गई। अनीका ने आज इस बात का ख्याल रखा था कि वह दो अलग अलग जोड़ी जूते लेकर जाए, एक घर से वेन्यू तक पहुंचने के लिए और एक जोड़ी मैच के दरमियान पहनने के लिए। अनीका रोज वेन्यू के बिल्कुल पास वाले एक मॉल में जाकर अपना आउटफिट चेंज कर लेती और उसके बाद चैंपियनशिप वेन्यू में मास्क लगाकर पहुंचती। अनीका जब चैंपियनशिप वेन्यू के अंदर दाखिल हुई तब फाइटिंग रिंग के आसपास काफ़ी शोर शराबा चल रहा था। एक 6 फुट का हट्टा कट्टा मस्कुलर फाइटर रिंग में बड़े ही गुस्से और जुनून से आसपास खड़े लोगों की बातों का जवाब दे रहा था। तभी किसी ने बीच में खड़े होकर उस फाइटर से कहा, तुम हो कौन और अचानक इस चैंपियनशिप में आकर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हमने तो पहले कभी तुम्हारा नाम भी नहीं सुना। उस आदमी की बात का जवाब देते हुए रिंग में खड़े फाइटर ने कहा, तो आज के बाद मेरा यह नाम हमेशा याद रखना। विक्रम नाम है मेरा और इस चैंपियनशिप को इस साल मैं ही जीतूंगा। तभी एकेडमी की दीदी और डिफेंडिंग चैंपियन के फैंस चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अभी तो तुम नए आए हो, आज तुम्हारी पहली फाइट है और इतना एटीट्यूड। अगर किसी दिन दीदी या डिफेंडिंग चैंपियन के साथ मुकाबला हो गया तो तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगा। रिंग के आसपास लगी रस्सियों को जोर से पकड़ते हुए विक्रम ने कहा, बस करो, दीदी और डिफेंडिंग चैंपियन के अलावा और भी कई लोग लड़ रहे हैं इस मुकाबले में, मगर मुझे कोई नहीं हरा सकता है। तुम्हारी दीदी और डिफेंडिंग चैंपियन दोनों अगर एक साथ भी रिंग में उतर आएंगे तब भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तभी दीदी की एक ज़बरदस्त फैन ने कहा, अरे बच्चू, तुम जानते भी हो दीदी बलबीर सर की सच्ची शागिर्द है। ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी की फाइटिंग स्किल्स देखकर ही तुम्हें चक्कर आ जाएगा। तभी डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि सुखबीर सर के सच्चे शागिर्द के एक टीम ने कहा, और अगर तुमने डिफेंडिंग चैंपियन को इस फाइटिंग रिंग में लड़ते हुए देख लिया तो चैंपियनशिप जीतने का तो छोड़ो, लड़ने का भी मन बदल लोगे। आखिर तुम हो किस एकेडमी से जो यहाँ पर आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? इस बात का जवाब देते हुए विक्रम ने अपने दोनों हाथों के मसल्स को फ्लेक्स करते हुए कहने लगा, अब एक नई एकेडमी का नाम सुन लो दिल्ली वालों, और अगर असली मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो इस एकेडमी में तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी, जहां फाइट के साथ साथ लड़ने का हौसला भी सिखाया जाता है। और दिल्ली की नई ट्रेनिंग एकेडमी का नाम है फाइटर्स क्लब। हमारे गुरु अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले एक बहुत ही ताकतवर आदिवासी थे जो किसी जंगली हाथी को भी अपने हाथों से काबू में ला सकते थे। अगर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी है तो अब से सिर्फ एक ही नाम याद रहे, फाइटर्स क्लब। और फाइटर्स क्लब में से सीखी हुई मार्शल आर्ट की ताकत मैं अभी इस चैंपियनशिप में सबके सामने दिखा दूंगा। तभी स्टैंड में से किसी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, अगर इतना ही गुरूर है अपनी ताकत पर तो सीधे ललकारो एकेडमी की दीदी या फिर डिफेंडिंग चैंपियन को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह बात सुनते ही विक्रम ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, तो मैं अभी चैलेंज करता हूँ डिफेंडिंग चैंपियन को, वो आए मैदान में और मुझसे मुकाबला करें। है दम? क्या ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी कर पाएगी मुझसे मुकाबला? अगर दम है तो आ जाए रिंग में। विक्रम की ऐसी बातों पर आसपास खड़े लोग विक्रम पर गुस्सा करते हुए कहने लगे, अरे तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम्हें बहुत सारी मैचेस खेलनी है और अगर तुम फाइनल राउंड तक पहुंचे तभी उनका मुकाबला तुमसे हो पाएगा। इतना आसान नहीं है इस चैंपियनशिप में दीदी और डिफेंडिंग चैंपियन के साथ मुकाबला करना। अनिका ने कुछ देर रिंग में खड़े विक्रम की बातें सुनी और वहां से चली गई। अनिका, रोहित और मयूर फूड स्टॉल में रोज की तरह मिले।
मयूर टीम की पहली मैच की स्ट्रेटजी बना रहा था। रोहित और अनिका दोनों मयूर को सुनने की एक्टिंग कर रहे थे। तभी अचानक कुछ लोग एक स्ट्रेचर लेकर फाइटिंग रिंग की ओर दौड़े। जब अनिका और रोहित ने फाइटिंग रिंग की ओर देखा तब एक फाइटर बुरी तरह से जख्मी होकर रिंग के फ्लोर पर गिरा हुआ था। उसके मुंह से खून आ रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह से जख्म के निशान से भर चुका था। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कुछ लोगों ने उस फाइटर को स्ट्रेचर पर रखा और तेजी से उसे बाहर खड़ी एम्बुलेंस की ओर ले जाने लगे। स्टैंड में बैठे तमाम लोग शौक में थे। फिर अचानक ही पूरे स्टेडियम में खामोशी छा गई थी, मगर पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही आदमी जोर जोर से अपने हाथ हवा में उछालते हुए चिल्ला रहा था, कोई है जो मुझे चैलेंज कर सके? तुम लोगों ने देख लिया मुझे चैलेंज करने वाले का क्या अंजाम होता है। आइंदा एक बात याद रहे, इस रिंग में उस डिफेंडिंग चैंपियन को या दीदी को अगर यह चैंपियनशिप जीतनी है तो उन्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। लोग विक्रम के एटीट्यूड को देखकर हैरान रह गए थे। दरअसल अभी अभी विक्रम ने जिस फाइटर के साथ मुकाबला किया था उस फाइटर ने बहुत पहले ही अपनी हार मान ली थी, मगर विक्रम ने उसे अपनी हार मानने का मौका भी नहीं दिया और लगातार उस पर अटैक करता रहा जब तक वह बुरी तरह से जख्मी होकर बेहोशी की हालत में फ्लोर पर गिर नहीं गया। मार्शल आर्ट की चैंपियनशिप ज़रूर एक बहुत ही फियर्स कंपटीशन स्पिरिट में खेली जाती थी, मगर हर फाइटर इस बात का ध्यान रखता था कि प्रतियोगिता जीतने के चक्कर में वह अपने अपोजिशन की सेफ्टी का भी उतना ही ख्याल रखें। मगर जब यह बात ऑर्गेनाइजर्स ने विक्रम को समझाने की कोशिश की तब विक्रम ज़ोर ज़ोर से यह कहने लगा कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें हिस्सा लेने वाले हर इंसान को पता होना चाहिए, यहाँ पर जितने भी फाइट्स होंगी वह सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ी जाएगी और अगर उन्हें अपनी सेफ्टी का इतना ही ख्याल है तो फिर कंपटीशन से अपना नाम वापस ले। फाइटर्स क्लब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम सबसे पहले जीतना सिखाते हैं, जिसके लिए उन्हें लड़ना होगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह कोई सैनिक रणभूमि में लड़ता है। अगर अपनी जान बचानी है तो सामने वाले को मार गिराना होगा और अगर यह सब करने से डर लगता है तो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मैंने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े। यह कहते हुए विक्रम रिंग से नीचे उतर गया। जैसे ही विक्रम नीचे उतरा उसके चार साथी उसके लिए तालियां और पानी की बोतल लेकर आए। पानी पीने के बाद विक्रम धीरे धीरे फूड स्टॉल के पास बने रेस्टिंग एरिया की ओर चलने लगा। चलते हुए वह अपने हाथ से अपोजिशन प्लेयर का खून पोंछने लगा। नॉर्मली अगर कोई कंटेस्टेंट कोई मैच जीत जाता है तो लोग उसे सपोर्ट करने के लिए स्टैंड में नारे लगाते थे, मगर विक्रम के स्पोर्ट में कोई स्टैंड से आवाज़ नहीं कर रहा था। इनफैक्ट सभी लोग विक्रम को देखकर थोड़ा सा डर गए थे। वह रेसलिंग मैच एंजॉय ज़रूर करना चाहते थे, मगर एक अच्छी स्पिरिट में, और विक्रम में वह स्पिरिट उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। विक्रम और उसके साथी अनिका और रोहित के बगल से होते हुए निकले और पास ही बने रेस्टिंग एरिया में जाकर बैठ गए। अनिका गौर से विक्रम को देख रही थी। उसकी एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने आंखों पर मास्क चढ़ा रखा था। अगर उसका ज़्यादातर चेहरा अच्छी तरह दिखाई दे रहा था, बड़ी दाढ़ी, पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल। विक्रम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद ताकतवर जानवर सीधे अफ्रीका के जंगलों से रेसलिंग रिंग में उतर आया था। नन्ही सी रिया भी विक्रम को देखकर घबरा गई थी। रिया ने दबी हुई सॉफ्ट आवाज़ में पूछा, मॉम, डैड, क्या यह सबसे ताकतवर रेसलर है? बलवीर नानू से भी ज़्यादा? क्या बलवीर नानू के ट्रेंड स्टूडेंट्स भी इन्हें हरा नहीं पाएंगे? इससे पहले कि अनिका या रोहित रिया की इस बात का जवाब देते, मयूर गुलेरिया ने खड़े होते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। इतना याद रखना, जो गरजता है वह कभी बरसता नहीं है। मैं इस विक्रम को अच्छी तरह से जानता हूँ। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक नामी गुंडा था। कुछ सालों पहले वहाँ से तड़ी पार हो गया तो किसी
अफ्रीकी गैंग के साथ मिल गया। कुछ साल अफ्रीका रहकर आया है। कहा जाता है कि वहाँ किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर कमांडो ट्रेनिंग लेकर आया है, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसका डिफेंस अटैक सब कुछ फीक है। उसे आसानी से हराया जा सकता है। रोहित और अनिका मयूर की इस बात पर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मयूर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखी अभी अभी उसकी मैच। वह जीता सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बहुत खूंखार है। उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। बिना सोचे समझे वह सामने वाले पर बस एक के बाद एक हमले करता रहता है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह, जिसका मकसद सिर्फ अपने शिकार के शरीर के अंदर से जान निकाल देना होता है। यहाँ दिल्ली अंडरवर्ल्ड में भी पांव जमाने की काफ़ी कोशिश की थी उसने। जहांगीर के साथ काम करने के लिए बहुत बार इसने जहांगीर के साथ मीटिंग की थी, मगर जहांगीर ने इसे ऐसा करने नहीं दिया। अब पता नहीं कहाँ से यह फाइटर्स क्लब ज्वाइन करके यहाँ यह सारी नौटंकी कर रहा है। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि विक्रम की अगली मैच ब्रह्मपुत्र एकेडमी के कंटेस्टेंट के साथ थी। अनाउंसमेंट होते ही अनिका ने कहा, चलो हम यह फाइट देखने चलते हैं। अनिका ने कोई फाइट देखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, मगर अचानक ही अनिका को यह कहते हुए सुनकर मयूर भी थोड़ा सा हैरान हो गया। मयूर ने कहा, इतनी भी इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है उस विक्रम को। मैं ब्रह्मपुत्र एकेडमी के स्टूडेंट को जानता हूँ, साहिल नाम है इसका। देख लेना, कुछ ही मिनटों में इस विक्रम को ढेर कर देगा। अनिका ने सूरज के मुंह से कई बार साहिल का नाम सुना था, मगर खतरनाक विक्रम के साथ साहिल का मुकाबला देखने के लिए अनिका अपनी जगह से खड़ी होकर रिंग की ओर चलने लगी। रोहित और मयूर भी अनिका के पीछे पीछे चलने लगे। जब मयूर ने रिंग में खड़े साहिल और विक्रम को वार्म अप करते हुए देखा, तो मयूर ने जोर से चिल्लाकर साहिल से कहा, कंटेस्टेंट 498 ऑल द बेस्ट, मारो इस घमंडी को। मयूर की यह बात सुनते ही स्टैंड में बैठे कुछ लोग भी साहिल के स्पोर्ट में मारो मारो चिल्लाने लगे। स्टैंड में बैठे लोगों ने अभी अभी कुछ देर पहले विक्रम को एक कंटेस्टेंट को बुरी तरह से पीटते हुए देखा था, जिसे पूरी तरह से एथिकल नहीं कहा जा सकता था। इसलिए लोगों के मन में विक्रम के लिए पहले से बहुत नफरत थी। एक साइड में सारे के सारे लोग ब्रह्मपुत्र एकेडमी के कंटेस्टेंट 498 यानी कि साहिल को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ही रेफरी ने मैच शुरू होने का इशारा किया, साहिल ने विक्रम के सामने हाथ जोड़ लिए। यह देखकर विक्रम हैरान रह गया। विक्रम ने अपनी भारी आवाज़ में साहिल से पूछा, यह क्या कर रहे हो बच्चे? फाइट शुरू होने से पहले ही हार मान ली, हाथ जोड़ दिए। चलो अब हाथ जोड़ ही लिए हैं तो घुटनों के बल बैठ भी जाओ और माफ़ी मांगो सबके सामने मुझसे। जवाब देते हुए साहिल ने कहा, माफ़ी तो मैं ज़रूर मांगना चाहता हूँ तुमसे, क्योंकि अब मैं जो तुम्हारी हालत ख़राब करने वाला हूँ उसके लिए शायद बाद में तुम मुझे माफ़ ना कर पाओ। यह कहते हुए साहिल ने अपनी मुट्ठी कसते हुए जोर से विक्रम पर अटैक किया। स्टेडियम में बैठे लोगों ने अपनी सांसें थाम ली थी। साहिल का मुक्का काफ़ी तेज था। लोगों को लगा कि अब इतनी तेज मुक्के के बाद विक्रम ज़रूर एक ही पंच में हार मान लेगा, मगर इससे पहले कि विक्रम के गालों तक साहिल का मुक्का पहुंचता, विक्रम ने अपने पांव मोड़ लिए और साहिल का मुक्का विक्रम के चेहरे के ऊपर से चला गया। विक्रम ने तुरंत अपना शरीर साहिल के शरीर के पीछे ले लिया और अपने जिस्म की पूरी ताकत झोंकते हुए विक्रम ने साहिल को पीछे कमर पर जोर से लात मारी। लात इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि साहिल मुंह के बल फाइटिंग रिंग की फ्लोर पर गिरा। विक्रम का अटैक देखकर ना सिर्फ स्टेडियम में बैठे लोग शॉक हो गए थे, बल्कि रिंग के पास खड़ा मयूर गुलेरिया भी हैरान रह गया था। मयूर ने 2 साल पहले इसी विक्रम को दिल्ली की सड़कों पर लड़ते हुए देखा था, मगर तब विक्रम एक मामूली गुंडे के अलावा कुछ नहीं था। मयूर चाहता तो एक हाथ से लड़कर विक्रम को 3 या 4 पंचेस में ढेर कर सकता था, मगर आज मयूर यह देखकर हैरान हो गया था कि विक्रम के रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा शार्प हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि 2 साल के अंदर आखिर विक्रम में इतने भारी बदलाव कैसे हुए थे। विक्रम एक मामूली गुंडे से एक बेहद खतरनाक मार्शल आर्ट फाइटर बन चुका था। क्या सचमुच विक्रम दीदी और डिफेंडिंग चैंपियन को टक्कर दे सकता था? अनीका के पास खड़ा मयूर गुलेरिया हैरानी से रिंग में विक्रम और साहिल की फाइट देख रहा था। बिल्कुल अनीका के कानों के पास मयूर जोर जोर से बस यही एक बात कह रहा था, यह नहीं हो सकता। सिर्फ 2 साल के अंदर इस विक्रम में इतना भारी बदलाव कैसे आ सकता है? एक सड़क छाप गुंडा जिसे मार्शल आर्ट का कोई नॉलेज नहीं था, ना शरीर में ताकत थी और ना ही अटैक और डिफेंस की कोई टेक्निक, सिर्फ 2 साल के अंदर ये कैसे कर सकता है? वहाँ लगातार विक्रम साहिल का हर अटैक फेल कर रहा था। विक्रम ने अभी तक एक भी बार साहिल पर अटैक नहीं किया था, मगर वह साहिल के हर अटैक को नाकाम कर रहा था। अपने बेहद तेज़ और इलेक्ट्रिकल मूव के कारण वो साहिल का कोई अटैक कामयाब नहीं होने दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर साहिल को थकाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही लगातार अटैक करने पर साहिल के रिफ्लेक्सेस थोड़े कमज़ोर हुए, मौका देखते ही विक्रम ने साहिल की टांग में अपना हाथ डाला और इससे पहले कि साहिल डिफेंड कर पाता, उसने साहिल को ज़ोर से रिंग की फ्लोर पर पटक दिया। इतने तेज़ रिफ्लेक्सेस और ऐसी टेक्निक देखकर मयूर गुलेरिया हैरान हो गया था। हालांकि अनीका और रोहित मयूर की हैरानी का कारण नहीं समझ पा रहे थे, मगर यह बात सिर्फ मयूर जानता था कि 2 साल पहले जिस विक्रम को मयूर ने दिल्ली की सड़कों पर दूसरे गुंडों से मार खाते हुए देखा था, वह आखिर मार्शल आर्ट का इतना ट्रेंड फाइटर कैसे हो गया था। वहाँ रिंग में विक्रम ने लगातार साहिल पर हमले करना जारी रखा। मयूर ने साहिल की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, साहिल अपना डिफेंस मजबूत करो और आज छोड़ना मत इस आदमी को, मारो इसे। मयूर शांत होते हुए स्टेडियम के लोगों में भी जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए अपने हाथ हवा में लहराकर उन्हें साहिल को सपोर्ट करने कह रहा था। मगर शायद स्टैंड में बैठे लोग अब तक यह बात समझ चुके थे कि साहिल विक्रम का मुकाबला नहीं कर सकता था। विक्रम ने साहिल की छाती पर जोर से एक मुक्का मारा, जिसकी वजह से साहिल सीधा औंधे मुंह फ्लोर पर गिरा। रेफरी ने साहिल से पूछा, क्या तुम फाइट कंटिन्यू रखना चाहते हो? साहिल के अंदर अब विक्रम से लड़ने की ना तो ताकत बची थी और ना ही हिम्मत। वह अपना हाथ फ्लोर पर पटक कर फाइट ओवर करने का इशारा करने ही वाला था, मगर जब उसने फ्लोर पर हाथ पटकने के लिए अपना हाथ उठाया, विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसको फिर खड़ा किया। रेफरी ने जब कहा कि रुको, शायद वह फाइट छोड़ना चाहता है, तब विक्रम ने साहिल से पूछा, क्या तुमने ऐसा कहा कि तुम फाइट छोड़ना चाहते हो? साहिल कुछ कहने जाता तभी साहिल के मुंह से खून बहने लगा। साहिल की सांसें धीमी होने लगी थी और मुंह से लगातार खून बह रहा था। साहिल कुछ कहने की ताकत नहीं जुटा पा रहा था। जब साहिल कुछ देर यूं ही अपनी गर्दन झुकाए विक्रम के सहारे पर खड़ा रहा, तब विक्रम ने रेफरी और स्टेडियम में बैठे लोगों की ओर देखते हुए कहा, देखो, इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कि यह फाइट जारी रखना चाहता है। इससे पहले कि साहिल कुछ बोलने की कोशिश करता, विक्रम ने बड़ी ही तेजी से साहिल की छाती पर एक लात मारी, जिसकी वजह से साहिल के मुंह से खून का फव्वारा उड़ा और वह फ्लोर पर गिर गया। फ्लोर पर गिरते ही साहिल बिल्कुल मोशनलेस हो गया था। उसकी सांसें लगातार धीमी हो रही थी। तभी स्टैंड में बैठे कुछ लोग चिल्लाने लगे, यह गलत कर रहे हो तुम। उस फाइटर ने हार मानने के लिए सिग्नल देने की कोशिश की, मगर तुमने उसे सिग्नल नहीं देने दिया। तुम जानते हो कि वह फाइट से कब का बाहर हो चुका है। वह नहीं लड़ सकता तुमसे, फिर भी तुम लगातार उस पर जानलेवा हमले कर रहे हो। यह ठीक बात नहीं है। तभी विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, किसने कहा तुमसे यह बहादुर और दिलेर लड़का हार गया है? देखो, वह अभी भी अपनी हार नहीं मान रहा है। रूल के मुताबिक उसे 3 बार अपना हाथ इस फाइटिंग रिंग की फ्लोर पर पटकना होगा, अगर उसे हार मंजूर है तो। मगर देखो इसे,
कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि यह बहादुर और दिलेर नौजवान अभी भी मुझसे लड़ना चाहता है। यह कहते हुए विक्रम ने साहिल के हाथ पर अपना पांव जोर से रख दिया। रेफरी ने विक्रम को साहिल से दूर हटने की कोशिश की और कहा, देखो वह लगभग बेहोश हो चुका है, तुमसे लड़ने की ताकत नहीं बची। अब उसमें, मेरे ख्याल में अब इस फाइट को यहीं रोक देना चाहिए। जब विक्रम ने रेफरी को यह कहते हुए सुना, तब विक्रम ने जोर से अपने पांव के नीचे साहिल का हाथ कुचल दिया। दर्द की वजह से साहिल के मुंह से चीख निकल गई। जैसे ही साहिल के मुंह से चीख निकली, विक्रम ने कहा, देखो रेफरी साहब, मैं कह रहा हूँ यह बंदा बहुत स्ट्रांग है, बहुत दिलेर और बहुत बहादुर है। देखो हार मानने को तैयार ही नहीं। जब आपने कहा कि इस लड़के में ताकत नहीं बची, तो अपनी ताकत दिखाते हुए वह अभी भी चिल्ला रहा है। फाइट यहाँ खत्म नहीं हुई। विक्रम रूल की बुक की खामियों का मिसयूज करने लगा था। उसके बाद विक्रम ने साहिल को अपने कंधों पर उठा लिया। साहिल की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। रेफरी भी रूल्स के मुताबिक विक्रम को रोक नहीं पा रहा था। सब जानते थे कि विक्रम जो कुछ भी कर रहा था वह गलत था और वह साहिल की जान भी ले सकता था। अनिका के लिए यह सब कुछ अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। साहिल ब्रह्मपुत्र एकेडमी का मेंबर था। अनिका इस तरह साहिल को मरने नहीं दे सकती थी। इससे पहले कि अनिका रिंग में कूदकर साहिल का बचाव करने की कोशिश करती, पीछे से एक तेज आवाज़ सबके कानों पर पड़ी, रुक जाओ, रोको इस फाइट को। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो लैला फाइटिंग रिंग की ओर आते हुए कह रही थी, रुक जाओ, रोक दो इस फाइट को। लैला खुद भी ब्रह्मपुत्र एकेडमी की मेंबर थी और वह साहिल को इस तरह नहीं देख सकती थी। लैला यहाँ ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी बनकर आई थी। दीदी को फाइटिंग रिंग के पास आते हुए देखकर विक्रम ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाई और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, स्वागत करता हूँ मैं ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी का। मुझे भी इसी पल का इंतज़ार था जब मेरा तुम्हारे साथ सामना होगा। क्या हुआ, अपने इस बहादुर और जाबाज फाइटर का यह हालत होते हुए नहीं देख सकती? तो कोई बात नहीं, चलो मैं इसे छोड़ देता हूँ, तुम ही आकर मुझसे मुकाबला कर लो। यहाँ सबके सामने मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करता हूँ। अगर तुम रिंग में आकर मुझे हरा दोगी तो मैं अपनी यह हार लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। स्टैंड में बैठे लोगों के बीच में अब धीरे धीरे फिर से उत्साह बढ़ने लगा था। वह जानते थे कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी ज़रूर साहिल का बदला विक्रम से लेगी और इसी रिंग में अगर दीदी अपनी ही एकेडमी के साथी फाइटर का बदला ले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। मगर लैला यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि एकेडमी में साहिल लैला का सीनियर था। अगर साहिल ही विक्रम का मुकाबला नहीं कर पा रहा था तो लैला का विक्रम के सामने जीत पाना नामुमकिन था। ना सिर्फ वह विक्रम के सामने हार जाती मगर ब्रह्मपुत्र एकेडमी का नाम भी सबके सामने मिट्टी में मिल जाता। यह बलवीर सर के लिए बेहद शर्म की बात होती कि जिन्हें उन्होंने एकेडमी की दीदी बनाकर भेजा था वह इस तरह डिफेंडिंग चैंपियन के साथ मुकाबले से पहले ही किसी नई मार्शल आर्ट एकेडमी के मेंबर के सामने हार गई। लैला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह क्या करे। ब्रह्मपुत्र एकेडमी की इज्जत भी बचानी थी और साहिल की जान भी। तभी साहिल को अपने कंधे पर लिए खड़ा विक्रम हाथ के इशारे से लैला को रिंग में बुलाने लगा। तभी स्टैंड में से किसी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, दीदी आप उतरो इस दरिंदे के सामने रिंग में और दिखा दो इसे अपनी असली औकात। जब स्टैंड में से किसी ने यह बात कही तो धीरे धीरे सभी लोग दीदी को चीयर करते हुए कहने लगे, हाँ दीदी, जाओ और तोड़ दो इसके घमंड को। इसकी बत्तीसी तोड़कर इसी रिंग के फ्लोर पर गिरा दो जहां साहिल का खून पड़ा है। आपकी एकेडमी के भेजे हुए कंटेस्टेंट का बदला अब आप ही को लेना है। धीरे धीरे लोग शोर मचाकर दीदी को चीयर करने लगे। तभी मयूर ने भी दीदी के पास आते हुए कहा, दीदी दिखा दो इस दरिंदे को उसकी असली जगह।
बता दो इसे कि असली मार्शल आर्ट का पावर क्या होता है। आपसे बेहतर यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो इसे सबक सिखा सके और इसके गुरूर को यहीं सबके सामने चकनाचूर कर सके। एक के बाद एक सारे लोग अब एक साथ लैला से कहने लगे कि वो रिंग में उतरकर विक्रम से मुकाबला करे। लोग दीदी दीदी के नारे लगाने लगे। लैला चारों तरफ देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे। लैला कुछ देर खड़ी सोचती रही कि आखिर उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। जब लोगों ने एकेडमी की दीदी को खामोश खड़ा देखा तो लोग भी हैरान रह गए। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर क्यों दीदी रिंग में उतरकर अपने साथी की इस हालत का बदला नहीं ले रही थी। मयूर गुलेरिया खुद इस बात को देखकर हैरान था कि जिस दीदी को वह अपना आइडल मानता था वह आखिर इस तरह रिंग में चढ़ने से डर क्यों रही थी। मयूर गुलेरिया समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह दीदी का डर था या कुछ और। लैला के मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि वह साहिल, जिसे ब्रह्मपुत्र एकेडमी में काफ़ी ताकतवर और स्किल्ड फाइटर माना जाता था, जिसे खुद सूरज सर ने कई बार पर्सनली ट्रेन करके मार्शल आर्ट के छोटे छोटे दांव पेच सिखाए थे, अगर उस साहिल की विक्रम ने ऐसी हालत की थी तो क्या उसे रिंग में कदम रखना चाहिए। यह सवाल सिर्फ लैला की सेफ्टी का नहीं था, सवाल था ब्रह्मपुत्र एकेडमी की इज्जत का। अगर लैला को विक्रम कुछ ही देर में हरा देता है तो यह लैला की नहीं बल्कि दीदी की इंसल्ट होगी, और दीदी की इंसल्ट यानी ब्रह्मपुत्र एकेडमी के नाम पर से लोगों का विश्वास उठ जाना। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि लैला की मजबूरी क्या है। वक्त आ चुका था कि अनिका आगे चलकर विक्रम का मुकाबला करे, मगर जैसे ही विक्रम से मुकाबला करने के लिए अनिका ने अपने कदम बढ़ाए, रोहित ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। जब अनिका ने मुड़कर रोहित की ओर देखा तब रोहित ने अनिका से कहा, यह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रहा है। जब से रिंग में उतरा है तब से ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी को चैलेंज करने की बात कर रहा है, और यह सब बोलकर वह किसी भी तरह वक्त से पहले दीदी के साथ मुकाबला करना चाहता है। ज़रूर उसकी कोई गहरी प्लानिंग है। वह एकेडमी की दीदी को जानबूझकर गुस्सा दिला रहा है ताकि वह बाहर आकर उससे लड़े। रोहित की बात सुनकर अनिका ने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए। ब्रह्मपुत्र एकेडमी के मेंबर और स्टैंड में बैठे बाकी सपोर्टर्स जोर जोर से दीदी को चीयर करने, रिंग में उतरने कह रहे थे। रिंग के बीचों बीच साहिल को अपने कंधों पर लिए खड़ा विक्रम भी दीदी को चुनौती दे रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे लैला के पांव ज़मीन में धंस गए थे। वह चाहकर भी अपने कदम नहीं बढ़ा सकती थी। जब लोगों ने इस बात को नोटिस किया, ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी आगे बढ़कर विक्रम का सामना नहीं कर रही थी, तब धीरे धीरे लोगों में उत्साह कम होने लगा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी के बारे में उन्होंने इतना कुछ सुना था, वह इस तरह से किसी से मुकाबला करने से पीछे हटेगी, यह वह कभी सोच भी नहीं सकते थे। ब्रह्मपुत्र एकेडमी के मेंबर्स, जिन्होंने दीदी को बलवीर सर के बाद सबसे बड़ा दर्जा दिया था, वह इमोशनली हर्ट होने लगे थे। दीदी के पीछे हटने का मतलब था एक नए एकेडमी फाइटर क्लब के सामने ब्रह्मपुत्र एकेडमी का सर नीचा होना। ब्रह्मपुत्र एकेडमी के मेंबर्स इतना समझ चुके थे कि अगर आज दीदी ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए तो वह कभी अपना सर उठाकर फिर नहीं चल सकेंगे। जब विक्रम ने देखा कि दीदी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रही थी, तब विक्रम ने साहिल की ओर जोर से फिर से फ्लोर पर पटका और अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए चिल्लाकर लोगों से कहने लगा, फाइट अब तक पूरी नहीं हुई है, यह बात सब याद रखना। अगर दीदी अपने साथी के बदले रिंग में नहीं उतरना चाहती तो मैं यह फाइट इसी कंटेस्टेंट के साथ पूरी करूंगा। लोग अच्छी तरह जानते थे कि अब अगर विक्रम ने साहिल पर अटैक किया तो साहिल का बचना मुश्किल था। विक्रम ने साहिल के दोनों हाथ पकड़कर उसकी छाती पर पांव रखा। जैसे ही विक्रम ने साहिल का हाथ जोड़ने के लिए अपनी पोजीशन ली,
अनिका ने चिल्लाते हुए विक्रम से कहा, रुक जाओ, मैं लड़ूंगी तुम्हारे साथ। जैसे ही अनिका ने विक्रम से यह बात कही, अचानक ही स्टैंड में शोर मचाते हुए लोगों में खामोशी फैल गई। सब लोग हैरान होकर सिर्फ अनिका को देख रहे थे। अनिका ने ब्लैक मास्क पहन रखा था और उसी तरह का ब्लैक आउटफिट पहन रखा था। विक्रम भी बड़े ही ध्यान से इस दुबली पतली और लंबी लड़की को देखने लगा। जब मयूर ने अनिका की बात सुनी तो तुरंत अनिका के पास जाकर धीमी आवाज में कहने लगा, यह तुम क्या कह रही हो? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई? देखो पार्टनर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें लोगों पर इम्प्रेशन बनानी है तो बनाओ, मगर सही कंटेस्टेंट चुनो। तुमने देखा नहीं अभी अभी ब्रह्मपुत्र एकेडमी के इतने होनहार फाइटर की क्या हालत की इसने? रुक जाओ, तुम रिंग में उतरने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। अनिका ने मयूर की बात पूरी तरह इग्नोर कर दी और धीरे धीरे फाइटिंग रिंग की ओर चलने लगी। स्टैंड में खड़े लोग और बाकी कंटेस्टेंट्स किसी तरह अनिका को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर अनिका की नज़रें रिंग में खड़े विक्रम पर जमी हुई थी। जैसे ही अनिका एक बड़े से प्लेटफार्म पर बने रिंग पर चढ़ी, विक्रम ने अपना एक हाथ हवा में हिलाते हुए कहा, देखो, तुम चली जाओ यहाँ से। यह मेरे और ब्रह्मपुत्र एकेडमी के बीच की बात है। तुमसे इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं। चली जाओ यहाँ से। अनिका ने धीमी आवाज़ में विक्रम से कहा, लेना देना कैसे नहीं? मैं भी ब्रह्मपुत्र एकेडमी की मेंबर हूँ। जब यह बात आसपास खड़े फाइटर्स ने सुनी तो धीरे धीरे यह बात पूरे स्टेडियम में फैल गई। अनिका यानी कि कंटेस्टेंट नंबर 324 ब्रह्मपुत्र एकेडमी की मेंबर है। अचानक खामोश हुए लोगों में बातें शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, जब मैंने इसकी पहली फाइट देखी थी तभी समझ गया था कि यह कोई आम लड़की नहीं है। देखो, आज पता चला कि यह तो ब्रह्मपुत्र एकेडमी की मेंबर है, इसलिए इतनी अच्छी फाइटर है। इस तरह की बातें लगातार लोग स्टैंड में बैठकर करने लगे। लोगों का बढ़ता हुआ शोर देखकर विक्रम भी यहाँ वहाँ देखने लगा। विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतनी दुबली पतली लड़की के साथ कैसे फाइट करे। अनिका ने चुटकी बजाते हुए विक्रम का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, तैयार हो जाओ फाइट के लिए। एटीट्यूड में विक्रम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। विक्रम की हंसी इतनी डरावनी थी कि स्टैंड में बैठे लोगों में फिर से खामोशी छा गई। विक्रम ने अनिका को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, देखो, तुम एक बेहद कमज़ोर लड़की हो और मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। हाँ, यह बात और है कि मैं दीदी के साथ ज़रूर लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यह सबके सामने दिखाना चाहता हूँ कि सब जिसे सबसे ताकतवर समझते हैं वह मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं है। और दिल्ली का और देश का नंबर 1 मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ फाइटर्स क्लब है। इसलिए दीदी की बात कुछ और है, मगर मैं तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता। अनिका ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, दीदी से तो तब लड़ पाओगे जब तुम मुझसे लड़ोगे। दीदी के साथ लड़ना इतना आसान नहीं है कि तुमने उकसाया और वो रिंग में चली आई। पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा और जीतना भी होगा, तभी तुम्हारा मुकाबला दीदी के साथ हो पाएगा। विक्रम ने अंगड़ाई लेते हुए अनिका से कहा, ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि तुम अपनी मौत का जिम्मेदार मुझे नहीं ठहराओगी। यह खुदकुशी करने का फैसला तुमने खुद ही लिया है। इन हजारों लोगों के सामने यह मत समझना कि तुम एक लड़की हो तो मैं तुम पर किसी भी तरह की कोई रहम करूँगा। अभी मौका है, अगर पीछे हटना चाहती हो तो हट जाओ, अगर आगे बढ़ी तो अगले ही मोड़ पर तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। यह कहते ही विक्रम जोर से अनिका पर झपटा मारने के लिए दौड़ा। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत अपने राइट हैंड के मुक्के में उतारने की कोशिश की। विक्रम अनिका के मुंह पर मुक्का मारकर उसे एक ही पंच में नॉकआउट करना चाहता था। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर अनिका को पंच करने के लिए अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया। अनिका अपनी जगह पर बिल्कुल मोशनलेस खड़ी थी। अनिका की नज़रें विक्रम के मूवमेंट पर गड़ी हुई थी। जैसे ही विक्रम का मुक्का अनिका की तरफ आने लगा, अनिका ने तेज़ मूवमेंट लेते हुए
अपना राइट हैंड हवा में उछाला। विक्रम के मुक्के पर अनीका ने भी जोर से अपना मुक्का मार दिया। दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराकर कुछ देर तक उसी जगह पर फ्रीज हो गए। लोगों के कानों पर एक कड़कती हुई आवाज़ पड़ी थी, जिससे लोगों की सांसें रुक गई। लोग समझ चुके थे कि यह हड्डी के टूटने की आवाज़ थी। मयूर गुलेरिया ने अपनी आंखों पर अपना हाथ रख दिया। वह सोचने लगा कि आसपास कौन सी अच्छी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है जहाँ वह अपनी पार्टनर 324 को तुरंत ले जाकर उसका इलाज शुरू करवाएगा। मयूर अच्छी तरह जानता था कि अब इस चैंपियनशिप में उसकी पार्टनर उसका साथ आगे नहीं दे पाएगी। स्टैंड में बैठे लोग भी यह सोचने लगे कि इतनी शानदार फाइटर का चैंपियनशिप में इस तरह से अंत नहीं होना चाहिए था। अनीका और विक्रम कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। कोई अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। दोनों की बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क सिर्फ इतना था, अनीका बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड लग रही थी और विक्रम की आंखों में शौक नज़र आ रहा था। कुछ देर बाद विक्रम के पांव अचानक लड़खड़ाने लगे। जैसे ही विक्रम ने अपना बैलेंस घुमाया और वह पीछे की तरफ जाने लगा, उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके राइट हैंड में बिल्कुल जान नहीं बची थी। विक्रम का हाथ बेजान हो चुका था। विक्रम ने अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को पकड़ लिया और हैरानी से अपने राइट हैंड को देखने लगा। हाथों में उठने वाला दर्द अब विक्रम की आंखों में साफ नजर आ रहा था। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता था। एक दुबली पतली सी लगने वाली लड़की के हाथों में इतनी ताकत थी कि विक्रम जैसे फौलाद का हाथ उसने एक ही मुक्के में तोड़ दिया था। अभी विक्रम अपने शौक से बाहर नहीं आया था, मगर जब उसने अपनी नज़रें उठाकर अनीका को देखा तो अनीका 4 फुट हवा में थी। देखते ही देखते अनीका ने विक्रम की छाती पर एक ज़ोरदार किक मारी। विक्रम इतने ज़बरदस्त इम्पैक्ट से एक ही पल में रिंग के साइड में बनी रेलिंग के ऊपर से उड़कर नीचे खड़े बाकी कंटेस्टेंट्स पर गिरा। जैसे ही विक्रम नीचे ज़मीन पर गिरा, उसका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम ने उसी पल अपनी सांसें छोड़ दी थी। लोग अब अपनी नई फेवरेट खिलाड़ी 324 के लिए धीरे धीरे चीयर करने लगे। स्टेडियम में बैठे सारे लोग अब यह बात समझ चुके थे कि कंटेस्टेंट 324 फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए यहां आई थी और धीरे धीरे सभी लोग ब्रह्मपुत्र एकेडमी के मेंबर को चीयर करने लगे। कोई बलवीर सर की तारीफ करने लगा कि बलवीर सर एक ऐसे गुरु हैं जो ना सिर्फ अपने शिष्यों को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं मगर उन्हें मेंटल स्ट्रेंथ भी देते हैं, और इसी का जीता जागता नमूना है यह दुबली पतली सी लगने वाली कंटेस्टेंट 324 जो एक बच्चे की माँ भी थी। लोग धीरे धीरे 324 के नारे लगाने लगे, मगर अनीका का ध्यान ज़मीन पर पड़े विक्रम पर था। अनीका रिंग से कूद कर नीचे आई और ज़मीन पे पड़े विक्रम से पूछा, क्या तुम्हारी हार मानते हो? अभी अभी अनीका की किक जो विक्रम की छाती पर पड़ी थी, उसके इम्पैक्ट से विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर के सारे ऑर्गन यहाँ वहाँ हो गए थे। उसने अपने अंदर हवा भरकर कुछ बात करने की कोशिश की, मगर उसकी ज़ुबान से शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। अनीका ने इस बार ज़ोर से विक्रम की कमर पर किक मारते हुए पूछा, बताओ, क्या अब तुम हार मानते हो? इस बार अनीका की किक इतनी पावरफुल थी कि विक्रम दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। फाइटर्स क्लब से आए विक्रम के बाकी साथी दौड़कर विक्रम के पास आए। वह समझ चुके थे कि इस आखिरी किक की वजह से विक्रम की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। इससे पहले कि वह लोग विक्रम को संभाल पाते, अनीका ने विक्रम से फिर पूछा, क्या अब तुम अपनी हार मानते हो? विक्रम सिर्फ दर्द से चिल्ला रहा था। अपने सामने खड़ी दुबली पतली सी लड़की से अब उसे बहुत डर लगने लगा था, मगर वह किसी तरह अपने मुंह से यह बोल नहीं पा रहा था कि उसने उसी वक्त हार मान ली थी जब अनीका ने डिफेंड करते हुए उसका अटैक रोका था और उसका हाथ तोड़ दिया था। अनीका ने फिर विक्रम से कहा, दाद देती हूँ तुम्हारी हिम्मत की, हाथ पांव टूट चुके हैं
मगर अब भी हार नहीं मान रहे हो। कमाल की ताकत है तुम में, तुम्हें दर्द बर्दाश्त करने की। इससे पहले कि विक्रम अनीका के सामने हाथ जोड़ता, अनीका ने विक्रम के मुंह पर एक तेज मुक्का जड़ दिया। जब विक्रम के साथियों ने जमीन पर पड़े विक्रम की ओर देखा तो वह यह देखकर हैरान हो गए कि विक्रम के 4 से 5 दांत नीचे जमीन पर पड़े हुए थे। विक्रम अपने दोनों हाथ जोड़कर अनीका को माफ़ी मांगने लगा, मगर इससे पहले कि अनीका विक्रम पर और एक वार करती, विक्रम के साथी उसे उठाकर उस रेसलिंग वेन्यू से बाहर चले गए। विक्रम और उसके साथियों के जाते ही स्टैंड में बैठा हर शख्स ज़ोर ज़ोर से कंटेस्टेंट 324 को चीयर करने लगा और ब्रह्मपुत्र एकेडमी के नारे भी लगाने लगा। अनीका के पास खड़ी लैला की ओर देखकर थम्स अप का इशारा किया। साहिल का बदला पूरा हो चुका था। पास खड़े मयूर गुलेरिया ने यह सब कुछ देख लिया था। जब अनीका मुड़कर वापस रोहित और रिया के पास जाने लगी, तभी मयूर गुलेरिया ने अनीका का हाथ पकड़ लिया और पूछा, कौन हो तुम? तुम मेरी टीममेट हो, मगर मैं तुम्हें अब तक जान नहीं पाया हूँ। अनीका ने अपना हाथ मयूर गुलेरिया के हाथ से छुड़ाया और रेसलिंग एरिया से बाहर चली गई। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में विक्रम के साथी विक्रम को कार में लेकर पहुंचे। कुछ पतली गलियों से गुजरते हुए वह लोग विक्रम को एक टूटे फूटे पुराने मकान के अंदर ले गए। मकान बहुत पुराना लग रहा था, मगर काफ़ी बड़ा था। जैसे ही विक्रम के साथी उसे लेकर लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे, तभी नीचे झूले पर बैठे एक शख्स ने आवाज़ लगाते हुए कहा, पहले यहाँ लेकर आओ इसे। आवाज़ सुनते ही विक्रम के सारे साथी विक्रम को उठाकर उस आदमी के झूले के पास लेकर आए। विक्रम को एक लकड़ी की चेयर पर बिठाते हुए विक्रम के एक साथी ने कहा, भैया जी बहुत मार लगी है, कुछ देर आराम कर लेना चाहिए विक्रम भैया को। झूले पर बैठा आदमी काफ़ी ऊंचे कद का था। बैठे बैठे भी उसका कद विक्रम के साथियों के कद के बराबर ही था, जो इस वक्त उनके सामने खड़े थे। जो शख्स झूले पर बैठा था वह फाइटर्स क्लब का फाउंडर आदिनाथ था। आदिनाथ का शरीर ऐसा माना जाता था कि 2 बैलों की ताकत के बराबर था। जब आदिनाथ ने विक्रम की ऐसी हालत देखी तो विक्रम से कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें उस बलवीर की एकेडमी की एक दुबली पतली नौजवान लड़की के हाथों हार कर आ गए। यह बात सुनते ही विक्रम की सांसें तेज होने लगी। धीमी मगर भारी आवाज़ में विक्रम ने कहा, भैया जी इस हार का बदला मैं ज़रूर लूँगा। उस एकेडमी की दीदी को फाइनल राउंड में ना सिर्फ हराऊंगा, मगर पूरे के पूरे ब्रह्मपुत्र एकेडमी की इज्जत अपने पाँव के नीचे कुचल दूंगा। विक्रम की इस बात पर भड़कते हुए आदिनाथ ने कहा, अब जो बोला है वह करके दिखाना। इतना याद रखना, खाली बर्तन बजते ज़्यादा हैं। अब जाओ ऊपर, आराम करो। शक्ल देखने लायक रखी नहीं तुम्हारी उस लड़की ने। विक्रम के साथी उसे लकड़ी के स्टेयरकेस से ऊपर ले गए और एक कमरे में बिस्तर पर लेटा दिया। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि विक्रम को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। नीचे झूले पर बैठे आदिनाथ ने अपने मुंह से पान थूक दिया और किसी को फ़ोन लगाया। जब सामने किसी ने कॉल आंसर किया तो आदिनाथ ने कहा, सर जी वह एकेडमी की दीदी तो रिंग में नहीं उतरी और हमारा यह विक्रम एकेडमी की एक नई लड़की के हाथों हार कर वापस आ गया है। तभी सामने से किसी ने गहरी आवाज़ में कहा, आदिनाथ वहाँ अपने घर पर झूले पर बैठकर पान खाते रहोगे तो असलियत का पता कभी नहीं लगा पाओगे। जो रिंग में नहीं उतरी थी वह दीदी नहीं थी, जो रिंग में उतरी थी वही दीदी थी। यह सुनते ही आदिनाथ के होश उड़ गए। आदिनाथ ने कहा, इसका मतलब वह नई लड़की दुबली पतली सी जिसने अभी अभी विक्रम को हराया है वही दीदी थी। सामने से आदिनाथ की इस बात का कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद आदिनाथ को फ़ोन पर सामने वाले ने कहा, मैंने सुना है आशीष डोगरा इस वक्त दिल्ली में है, ज़रा नज़र रखो उस पर।
पता लगाओ ज़रा कब, कहाँ और किससे मिलता जुलता है। रेसलिंग वेन्यू से निकलकर अनीका अपनी कार में गुलेरिया हाउस जाने लगी। कार चलाते वक्त अनीका के दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ब्रह्मपुत्र एकेडमी के साथ उस विक्रम और उसके क्लब की क्या दुश्मनी थी। आखिर इतने लोग दीदी को क्यों ढूंढना चाहते थे? यह बात अनीका की समझ के बाहर थी। जब अनीका गुलेरिया हाउस पहुंची तब उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। जैसे ही वह एस्केलेटर से अपने कमरे की ओर जाने लगी तभी उसे रोकते हुए व्योमा ने कहा, अनीका ज़रा 1 मिनट, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अनीका ने एक बार मुड़कर व्योमा की ओर देखा और फिर घड़ी में टाइम देखने लगी। अनीका वहीं एस्केलेटर के पास रुक गई। व्योमा ने अनीका के पास आकर कहा, बूढ़े बाबा को अभी तक होश नहीं आया, वह अब तक सोए हुए हैं। मेरे ख्याल से हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अनीका ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो वो नॉर्मल हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, उन्हें होश आ जाएगा कुछ घंटों के बाद। व्योमा ने अनीका से पूछा, कुछ घंटे? 30 घंटे के ऊपर होने आए हैं उन्हें सोए हुए। अब और कितने घंटे लगेंगे उन्हें होश में लाने के लिए? अनीका ने जवाब देते हुए कहा, देखो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना कह सकती हूँ कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनीका जब फिर से एस्केलेटर से ऊपर जाने की कोशिश करने लगी, व्योमा ने अनीका का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो अगर तुम मुझे सबके सामने नीचा दिखाकर खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही हो तो मैं यहीं सबके सामने कह देती हूँ कि तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, मगर खुद का पॉइंट प्रूव करने के लिए मेहरबानी करके किसी गरीब की जान को खतरे में मत डालो। भले ही वह एक लावारिस पागल है, मगर पिछले कई महीनों से वह हमारे साथ इसी घर में रहते हैं। एक तरह से वह भी हमारे फैमिली मेंबर बन चुके हैं। तुम उन्हें एक सड़क का लावारिस पागल समझकर उन पर इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकती। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा, और सवाल यहाँ मेरे दुख का भी नहीं है, गुलेरिया परिवार का नाम भी दांव पर लग जाएगा। अनीका समझ नहीं पा रही थी कि व्योमा आखिर इतनी सी बात को इतनी दूर क्यों ले जा रही थी। घर के सारे नौकर भी धीरे धीरे व्योमा और अनीका के आसपास जमा होने लगे। बात का बतंगड़ ना बन जाए इसलिए अनीका ने व्योमा को पूरी तरह इग्नोर करते हुए एस्केलेटर पर अपना पांव रख दिया। जैसे ही अनीका ऊपर जाने लगी, व्योमा भी उसके ठीक पीछे एस्केलेटर पर चढ़ गई और अनीका का हाथ पकड़कर कहने लगी, अनीका मुझे जवाब देती जाओ, तुम इस तरह से अपनी मनमानी नहीं कर सकती। यहाँ किसी की जान का सवाल है, तुम इस तरह से मेरे सवालों को इग्नोर नहीं कर सकती। व्योमा की इस बात पर अनीका ने ज़ोर से व्योमा का हाथ झटकते हुए कहा कि तुम्हें पहले कभी किसी ने कहा है कि तुम बहुत इरिटेटिंग हो? अनीका ने यह बात ऊंची आवाज़ में कही थी, इसलिए नीचे खड़े सारे नौकरों ने यह बात सुन ली थी। एस्केलेटर से जब अनीका और व्योमा ऊपर के फ्लोर पर पहुंचे तभी अनीका गुस्से से व्योमा की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। अनीका की इस बात से व्योमा का सर शर्म से झुक गया था। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि सारे नौकरों के सामने अनीका ने इस तरह की बात उससे की थी, मगर व्योमा ने सोचा कि उसके पास यही मौका था लोगों की नज़रों में उल्टा अनीका को विलन प्रूव करने का। बड़ी ही सॉफ्टली और धीमी आवाज़ में व्योमा ने अनीका से कहा, माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें किसी बात पर गुस्सा दिलाया है तो मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उन बूढ़े बाबा को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और साथ ही गुलेरिया परिवार की भी बहुत बदनामी होगी। अगर तुम्हारी ट्रीटमेंट की वजह से उन्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोग गुलेरिया परिवार को ही उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराएंगे। व्योमा की इस बात पर पलटकर अनीका ने जवाब देते हुए कहा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, ठीक है? इससे पहले कि व्योमा अनीका से आगे कोई बात करती, अनीका वहां से चली गई और अपने बेडरूम के अंदर जाकर बेडरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया।
अनिका की एक्शन से यह बात उसने साफ कर दी थी कि वह आगे इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं चाहती थी। सारे नौकरों के सामने व्योमा की इंसल्ट ज़रूर हुई थी, मगर कहीं ना कहीं व्योमा को इस बात की खुशी थी कि आज सबके सामने अनिका ने खुद के ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी थी। व्योमा के साथ इस तरह बात करके अब अनिका ने लोगों की नज़रों में व्योमा की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ा दी थी और गुलेरिया परिवार की इस नई बेटी के लिए लोगों के मन में नफरत बढ़ने लगी थी। अभी व्योमा यह सब कुछ अपने मन ही मन सोच ही रही थी कि शारदा व्योमा के पास आई और कहने लगी, बेबी आप चिंता मत करो, आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? इस नकचड़ी लड़की की बातों पर ध्यान मत देना। अगर वह कह रही है कि सारी जिम्मेदारी उठाएगी तो ठीक है, अगर सचमुच उस बूढ़े पागल को कुछ हो गया तब देखते हैं क्या करेगी यह लड़की। व्योमा ने बड़ी ही सॉफ्ट और धीमी आवाज़ में शारदा से कहा, शारदा आंटी मुझे बूढ़े बाबा की सेफ्टी के साथ साथ डैड की भी बहुत चिंता हो रही है। डैड ने खुद उन्हें यहाँ रुकने की परमिशन दी थी और मैं जानती हूँ कि डैड कहीं बाहर सर्वेंट कांटेक्ट में खुद बूढ़े बाबा को मिलने जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वह अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिलने जा रहे हों। अगर उन्हें कुछ हो गया तो डैड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। व्योमा के कंधे पर हाथ रखते हुए शारदा व्योमा को टेरेस एरिया की ओर ले जाने लगी। चलते चलते शारदा ने व्योमा से कहा, बेबी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी इसी बात की चिंता है कि अगर उस बूढ़े पागल को कुछ हो गया तो करण साहब को बहुत दुख होगा। उन्होंने कभी उसे लावारिस भिखारी नहीं समझा। जब से उन्हें गुलेरिया हाउस में रहने की इजाज़त दी है, करण साहब ने उसे बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट किया है, मगर इस लड़की ने घर में आते ही करण साहब के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को उलट पुलट करके रख दिया है और ज़रा सा कुछ कहो तो देखो क्या करने लगती है। सबके सामने उस लड़की ने तुमसे जिस तरह से बात की है वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर आखिर मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैं इस घर की नौकर हूँ और वह गुलेरिया ख़ानदान की खोई हुई बेटी। व्योमा ने कुछ देर सोचने के बाद शारदा से कहा, शारदा आंटी आपको क्या लगता है यह जो कुछ भी हो रहा है, आई मीन उन बूढ़े बाबा पर अनिका किस तरह से इलाज कर रही है, यह सारी बातें क्या मुझे कॉल करके डैड को बता देनी चाहिए? शारदा ने व्योमा को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, नहीं नहीं बेबी, इस वक्त करण साहब की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, अभी उन्हें इस तरह का टेंशन देना ठीक नहीं रहेगा। मुझे लगता है हमें उनके ठीक होने का इंतज़ार करना चाहिए। शारदा की यह बात सुनते ही व्योमा ने हताश होकर अपनी नज़रें झुका ली। तभी शारदा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ मगर हमें इस बात को आकाश तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। शारदा की इस बात का जवाब देते हुए अब व्योमा ने कहा, मगर आकाश ने तो पहले ही अनिका को परमिशन दे दी है बूढ़े बाबा का इलाज करने की। अब अगर कोई अनिका को यह सब करने से रोक सकता है तो वह सिर्फ डैड है। मगर आपकी बात भी सच है, ऐसी सिचुएशन में डैड को परेशान करना ठीक नहीं रहेगा। हम अब कर भी क्या सकते हैं, मगर हाँ इस तरह बूढ़े बाबा को हम मरते हुए भी नहीं देख सकते। मेरे पास अमृत टैबलेट का एक सैंपल पड़ा है। यह कहते हुए व्योमा ने अपनी जेब से एक टैबलेट निकाली और शारदा को दिखाते हुए कहा, माना जाता है कि इसी टैबलेट ने रोहित की दादी माँ को फिर से जीवन दान दिया था। अगर हम यह टैबलेट बूढ़े बाबा को खिला दें तो शायद वह भी बच सकते हैं। क्या कहती हो तुम शारदा आंटी? व्योमा की इस बात पर शारदा गहरी सोच में पड़ गई। फिर व्योमा ने बात बदलते हुए कहा, मुझे लगता है हमें 2 दिन और इंतज़ार करना चाहिए। अगर उन्हें होश नहीं आया तो हम उन्हें यह टैबलेट खिला देंगे, मगर डैड की परमिशन के बिना मुझे नहीं लगता हमें यह करना चाहिए। शारदा आंटी मुझे लगता है हमें 2 दिन और इंतज़ार करना चाहिए। अगर बूढ़े बाबा को होश नहीं आया तो हमें डैड को इन्फॉर्म करना ही होगा। यह कहते हुए व्योमा ने वह टैबलेट टेरेस गार्डन में बने एक टेबल पर रखी और वहां से जाने लगी। शारदा अच्छी तरह जानती थी कि अमृत टैबलेट मल्होत्रा फार्मेसी बना रही थी और कुछ ही दिनों में मार्केट में लॉन्च होने वाली थी। कहा जाता था कि अमृत टैबलेट
सच में इंसान को जीवन दान देने का काम करती थी। कुछ देर शारदा अपने मन में कुछ सोचने लगी। व्योमा भी टेरेस गार्डन की एग्जिट के पास जाकर रुक गई और दरवाजे के पीछे छुपकर टेरेस पर खड़ी शारदा को देखने लगी। कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद शारदा ने टेबल पर पड़ी वो टैबलेट उठाई और बूढ़े बाबा के कॉटेज की ओर जाने लगी। शारदा अच्छी तरह जानती थी कि शारदा के मालिक करण गुलेरिया को बूढ़े बाबा से बहुत लगाव था और वह यह भी नहीं चाहती थी कि इस वक्त करण गुलेरिया किसी भी मेंटल स्ट्रेस से गुजरे। इसलिए शारदा ने सोचा कि अगर व्योमा की दी हुई इस अमृत टैबलेट से बूढ़े बाबा की कंडीशन में सुधार आ जाता है तो एक तो बूढ़े बाबा की जान भी बच जाएगी और शारदा के मालिक करण गुलेरिया को भी यह सारी बातें बताकर डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। जब व्योमा ने शारदा को बूढ़े बाबा के कॉटेज में जाते हुए देखा तब व्योमा के चेहरे पर धीरे धीरे स्माइल आने लगी। अगले दिन रोज़ की तरह अनिका बूढ़े बाबा की कॉटेज में गई और उन्हें एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट देने लगी। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद अनिका ने देखा कि बूढ़े बाबा फिर से गहरी नींद में सो गए। उनकी नब्ज़ एक बार चेक करने के बाद अनिका ने एक्यूपंक्चर के लिए इस्तेमाल की गई सुइयों को सैनिटाइज किया और बॉक्स में रख दिया। केयरटेकर ने देखा कि आज भी अनिका के चेहरे पर किसी भी तरह का टेंशन नहीं दिखाई दे रहा था। कोई इंसान लगातार इतना कैसे सो सकता था, यह बात केयरटेकर के समझ के बाहर थी और वह यह देखकर भी हैरान था कि इस बात से अनिका को कोई ताज्जुब नहीं हो रहा था। बार बार अनिका एक ही बात कह रही थी कि यह बहुत नॉर्मल है। एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट के बाद बूढ़े बाबा का इस तरह सो जाना उसे अब नॉर्मल नहीं लग रहा था। जब अनिका अपना बॉक्स लेकर कॉटेज से बाहर निकलने लगी तभी अनिका को राजलक्ष्मी का कॉल आया। जब अनिका ने कॉल उठाया तब राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। अनिका ने तुरंत राजलक्ष्मी से पूछा, क्या पता चल पाया है इस बूढ़े बाबा के बारे में? यह बूढ़े बाबा ही राजीव गुलेरिया है या नहीं? राजलक्ष्मी ने रिपोर्ट पढ़ते हुए अनिका से कहा, देखो इस वक्त रिपोर्ट्स मेरे हाथ में है। सबसे पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहूँगी वह यह है कि रिपोर्ट के हिसाब से जिस आदमी के डीएनए टेस्ट सैंपल मुझे मिले हैं उस आदमी को जेनेटिक साइकोसिस है। इस बात का मतलब अनिका अच्छी तरह समझती थी। अनिका ने राजलक्ष्मी को जवाब देते हुए कहा, हाँ उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। राजलक्ष्मी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, तभी मैं कहूँ कि उनका डीएनए रिपोर्ट इस तरह के ऑब्जर्वेशंस क्यों दिखा रहा है, मगर हाँ इस तरह की ऑब्जर्वेशन किसी पागल पेशेंट की डीएनए रिपोर्ट रीडिंग्स में ज़रूर देखे जा सकते हैं। अनिका अब राजलक्ष्मी के एक्सप्लेनेशंस को नहीं सुनना चाहती थी। अनिका ने राजलक्ष्मी को बीच में रोकते हुए कहा, यह सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ क्या यह आदमी राजीव गुलेरिया है या नहीं? जवाब देते हुए राजलक्ष्मी ने कहा, मैंने इस आदमी के डीएनए रिपोर्ट तुम्हारे साथ भी मैच करवाए हैं और करण गुलेरिया के साथ भी मैच करवाए हैं, मगर रिजल्ट यह कहता है कि यह आदमी ना तो तुम्हारे साथ किसी तरह से कनेक्टेड है और ना ही करण गुलेरिया के साथ इनका कोई बायोलॉजिकल रिश्ता है। अनिका समझ चुकी थी कि अगर बूढ़े बाबा बायोलॉजिकली ना अनिका से जुड़े थे ना ही करण गुलेरिया से जुड़े थे तो इसका मतलब साफ था कि वह राजीव गुलेरिया नहीं थे। फिर आखिर यह बूढ़े बाबा कौन थे जो अनिका की मां स्वाति के बारे में इतना कुछ जानते थे? यह बात जानने के लिए अब किसी भी तरह अनिका को उनकी ट्रीटमेंट करके उनकी दिमागी हालत ठीक करनी ही होगी। अनिका बड़ी देर तक बूढ़े बाबा के कॉटेज के बाहर खड़ी यह सोचती रही कि आखिर यह बूढ़े बाबा अनिका की मां को किस तरह जानते थे और क्या कनेक्शन था उनका गुलेरिया ख़ानदान के साथ। आज राजलक्ष्मी की रिपोर्ट ने एक बात साफ कर दी थी, जिसे अनिका इतने दिनों से राजीव गुलेरिया समझ रही थी, वह आदमी राजीव गुलेरिया नहीं था। उधर चैम्पियनशिप में आज अनिका की टीम की मैचेस कुछ देर से शुरू होने वाली थी, इसलिए अनिका ने सोचा कि हॉस्पिटल में जाकर वो करण गुलेरिया की खबर पूछ ले। करण गुलेरिया लाइफ केयर हॉस्पिटल के बने स्पेशल वार्ड में एडमिट थे, जहां उन्हें देश की सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही थी।
अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि करण गुलेरिया को बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही थी, मगर वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि करण गुलेरिया की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन में अमृत टैबलेट्स करण गुलेरिया की सेहत में बहुत जल्द सुधार ला सकती थी। मगर करण गुलेरिया को स्वाति मल्होत्रा के साथ साथ मल्होत्रा ख़ानदान से भी नफरत हो गई थी, इसलिए मल्होत्रा फार्मेसी में बनी हुई किसी भी दवाई से वह अपनी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह बात भी अनिका अच्छी तरह जानती थी। जब अनिका करण गुलेरिया के वार्ड के पास पहुंची, तब उसने चुपके से करण गुलेरिया के वार्ड का दरवाज़ा खोलते हुए एक बार करण गुलेरिया को देखा था। करण गुलेरिया अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे। अनिका जानती थी ऐसी कंडीशन में अगर वह अनिका को देखते तो शायद उनके अंदर अनिका के लिए नफरत उनकी कंडीशन के लिए क्रिटिकल हो सकती थी। अनिका का चेहरा देखकर उन्हें स्वाति मल्होत्रा ने दिए धोखे की याद आती, जिसकी वजह से उन्हें रोहित की दादी की पार्टी के वक्त भी एंजाइटी अटैक हुआ था। अनिका नहीं चाहती थी कि वापस करण गुलेरिया उसी ट्रॉमा से गुजरें। करण गुलेरिया की मेडिकल प्रोग्रेस जानने के लिए अनिका डॉक्टर की कैबिन की ओर जाने लगी। जैसे ही अनिका डॉक्टर की कैबिन के पास पहुंची, उसे अंदर आकाश की और डॉक्टर की बातें सुनाई देने लगी। आकाश ने डॉक्टर से पूछा, क्या डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट हुआ? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, मिस्टर आकाश, आई एम सॉरी, हमने उन्हें ईमेल तो ड्रॉप कर दिया है, मगर उनकी तरफ से अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। डॉक्टर साहब बहुत बिजी सर्जन हैं और पिछले कुछ महीनों से पता नहीं, मगर डॉक्टर अमृता ने सर्जरीज भी काफ़ी कम कर दी हैं। वह अपनी ईमेल भी रेगुलरली चेक नहीं करती। आकाश ने डॉक्टर से पूछा, तो क्या कोई और न्यूरोसर्जन यह काम नहीं कर सकता? जवाब देते हुए अटेंडिंग डॉक्टर ने कहा, देखिए करण सर को जो इस वक्त कंडीशन है काफ़ी क्रिटिकल है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो वह अंडर ऑब्जर्वेशन है और सेफ हैं, मगर जब तक उनकी ब्रेन सर्जरी नहीं होती तब तक हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखना होगा और उनकी सर्जरी करना किसी आम न्यूरोसर्जन के बस की बात नहीं है। उनके ब्रेन के ऊपर के हिस्से में काफ़ी छोटे छोटे ट्यूमर पार्टिकल डेवलप हो रहे हैं। उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर की भी प्रॉब्लम है। ऐसी कंडीशन में हम सर्जरी तो कर सकते हैं, मगर सर्जरी के लिए किसी आम न्यूरोसर्जन को बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है और इतना वक्त शायद पेशेंट की बॉडी रेजिस्ट ना कर पाए। इसलिए हमें डॉक्टर अमृता की ज़रूरत है जो एक्यूरेटली और मिनिमम टाइम में यह सर्जरी पूरी कर सके, जिससे सर्जरी भी सक्सेसफुल रहे और करण सर की जान को भी कोई खतरा ना हो। आकाश ने डॉक्टर से कहा, ठीक है, अगर कोई रास्ता नहीं तो किसी भी कीमत पर डॉक्टर अमृता को कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। पैसों की बिल्कुल परवाह मत कीजिएगा। अटेंडिंग डॉक्टर और आकाश के बीच की बात सुनते ही अनिका धीमे पांव टॉप फ्लोर से नीचे उतर गई। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि करण गुलेरिया स्वाति मल्होत्रा या उससे जुड़े किसी भी इंसान से मदद नहीं लेना चाहते थे, मगर शायद किस्मत को यही मंजूर था। करण गुलेरिया की जान बचाने के लिए डॉक्टर अमृता को करण गुलेरिया का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अनिका ने अपना फ़ोन निकाला और जब उसने डॉक्टर अमृता की मेल बॉक्स को चेक किया, तब उसने देखा कि कुछ दिन पहले ही लाइफ केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर ने उसे एक SOS मेल भेजा था। उस मेल में करण गुलेरिया की सारी मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल हिस्ट्री मौजूद थी। अनिका उस मेल को पढ़ते हुए एलिवेटर से नीचे जाने लगी। ग्राउंड फ्लोर पर जैसे ही एलिवेटर का दरवाज़ा खुला, सामने व्योमा लिफ्ट के नीचे आने का इंतज़ार कर रही थी। अनिका का ध्यान अपने मोबाइल स्क्रीन पर था। अनिका मेल पढ़ते हुए लिफ्ट से बाहर निकली और एग्ज़िट की ओर चलने लगी। अनिका को हॉस्पिटल में देखकर व्योमा को लगा कि अनिका यहाँ करण गुलेरिया की खबर पूछकर शायद करण गुलेरिया के मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश कर रही थी, मगर मन ही मन व्योमा ने भी सोच लिया था कि वह अनिका की ऐसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। चैंपियनशिप मेन्यू में अनिका और रोहित दोनों अभी पहुंचे नहीं थे। मयूर गुलेरिया फूड स्टॉल के पास बैठकर बर्गर खा रहा था।
मगर उसके दिमाग में कंटिन्यूसली कोई बात चल रही थी। दरअसल मयूर गुलेरिया अभी भी अनीका और विक्रम के बीच में हुई फाइट के बारे में सोच रहा था। उसकी पार्टनर 324 आखिर कौन थी? विक्रम ने जिस तरह इतने काबिल रेसलर साहिल को पछाड़ दिया था, उसे देखने के बाद खुद मयूर गुलेरिया भी हिल गया था। मगर मयूर की टीम पार्टनर 324 ने सिर्फ एक ही दाव में इतने खतरनाक फाइटर को ढेर कर दिया था। मयूर गुलेरिया समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी टीम में जो दुबली पतली सी लड़की थी वह कौन थी। हर दिन मयूर को अपनी पार्टनर का एक नया रूप देखने मिल रहा था। बार बार मयूर गुलेरिया की आंखों के सामने अनीका के मूव्स घूम रहे थे। अनीका के मूव्स, उसकी मेंटल अलर्टनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर, सब कुछ गजब का था। मयूर गुलेरिया जो अपने आप को इस चैंपियनशिप में तीसरा सबसे पावरफुल कैंडिडेट मान रहा था, अब उसे अपनी खुद की पोजीशन खतरे में नजर आने लगी थी। मयूर अब अंदर ही अंदर खुद भी जानता था कि अगर डिफेंडिंग चैंपियन और ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चैंपियनशिप का दावेदार था, तो अब शायद वह कैंडिडेट 324 थी। मयूर अभी सोचने लगा कि अगर उसकी पार्टनर 324 की पॉपुलैरिटी इसी तरह बढ़ती रही तो मयूर इस चैंपियनशिप में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाएगा। पिछले कई दिनों से स्टैंड में बैठे लोग मयूर को पूरी तरह भूल चुके थे। उन्हें शायद इस बात का एहसास भी नहीं था कि मयूर गुलेरिया की बनाई टीम में मयूर खुद भी फाइट कर रहा था। धीरे धीरे मयूर के मन में अनीका के लिए जलन पैदा होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इस टीम के साथ खेलना जारी रखना चाहिए या नहीं। अभी मयूर सोच ही रहा था, तभी अचानक मयूर की नज़र ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी पर पड़ी, जो अपने कुछ साथियों के साथ अपने कमरे के बाहर कुछ बातें कर रही थी। अपने दिल में चल रहे ख्यालों को एक तरफ रखा और चुपके से स्टैंड के पीछे वाले हिस्से से दीदी की रूम के पास गया। मयूर पीछे से छुपकर दीदी और ब्रह्मपुत्र एकेडमी से आए साथियों की बातें सुनने लगा। लैला ने अपने साथियों से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हर राउंड के बाद मेरा मुकाबला ज़्यादा पावरफुल कंटेस्टेंट के साथ होने लगा है। मैं जिस लेवल तक ट्रेन हुई हूं, उस लेवल के सारे फाइटर्स के साथ मेरी फ़ाइट ख़त्म हो चुकी है। अब जो भी फाइटर आएंगे वह मुझसे बेहतर कैटेगरी के होंगे। पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी यह सब। आखिर कब तक हम लोगों से इस बात को छुपा कर रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी मैं नहीं हूँ। यह बात सुनकर मयूर गुलेरिया शौक हो गया, जिसे मयूर जानता था और पिछले कुछ दिनों से जिसे वो पागलों की तरह फॉलो कर रहा था, वह दरअसल ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी नहीं थी। मगर मयूर एक बात नहीं समझ पा रहा था कि अगर यह औरत दीदी नहीं थी तो फिर असली दीदी कौन थी और वह सामने क्यों नहीं आ रही थी। लैला के साथी ने लैला से कहा, मैं तो यह सोच रहा हूँ कि अगर कल दीदी रिंग में उतरकर विक्रम का मुकाबला नहीं करती तो क्या हुआ होता। वह विक्रम तुम्हारी भी वही हालत करता जो साहिल की। यह बात सुनते ही मयूर गुलेरिया को ऐसा लगने लगा था जैसे कि आसपास की सारी चीज़ें आंखों के सामने गोल गोल घूमने लगी थी। उसने जो बात सुनी थी उसके दिमाग पर उसका गहरा असर हुआ था। मयूर को धीरे धीरे चक्कर आने लगे थे। अभी कुछ देर पहले मयूर गुलेरिया को अपनी जिस टीम पार्टनर से जलन हो रही थी, वो इनफैक्ट और कोई नहीं बल्कि खुद एकेडमी की दीदी थी। मयूर ने 3-4 बार जोर से अपने सर पर हाथ मारा। वह अपने आप को इस बात को लेकर कोसने लगा कि उसके दिमाग में यह बात पहले क्यों नहीं आई। इतने तेज़ मूव्स, ऐसी फाइटिंग एबिलिटी, डिफेंस, अटैक और स्पीड भला किसी लड़की में कैसे हो सकती है। इतने दिनों से वह जिस टीम पार्टनर के साथ फाइट लड़ रहा था, उसे पहचानने में उसकी भूल कैसे हो गई थी। टीम बनाते वक्त मयूर ने सोचा था अपने टीम के पार्टनर कंटेस्टेंट 324 और 325 को फाइनल तक ले जाने के लिए एक ढाल बनाएगा। वो अकेले ही मुकाबला करके सारी लाइमलाइट लेना चाहता था, मगर उसे यह नहीं पता था
जिस लड़की को वह कम काबिलियत वाली एक मामूली कॉन्टेस्टेंट समझ रहा था, वही उसकी आइडल यानी ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी थी। कुछ देर बाद मयूर यह भी सोचने लगा, ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी ने आखिर मयूर के साथ टीम क्यों बनाई। दूसरे ही पल मयूर यह सोचने लगा कि शायद दीदी को मयूर की स्किल्स पसंद आई थी और वह मयूर के साथ लड़कर मयूर को भी मार्शल आर्ट की दुनिया में ऊंचे स्थान पर पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि हीरे की असली परख जौहरी को ही होती है। उसी तरह एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट की परख एक मार्शल आर्ट के गुरु को ही होती है। तभी किसी ने लैला को भी यही सवाल पूछा कि आखिर ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी को कंटेस्टेंट 136 जैसे जोकर के साथ टीम बनाने की क्या ज़रूरत थी। अपने लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सुनकर मयूर नाराज़ ज़रूर था, मगर उसे बेसब्री से नकली दीदी के जवाब का इंतज़ार था। तभी लैला ने जवाब देते हुए कहा, अरे टीम बनाने से दीदी को कम मैचेस लड़नी पड़ती, इस तरह फाइनल राउंड में पहुंचने का उनका रास्ता आसान और तेज हो जाता, इसलिए टीम बनाकर लड़ने का डिसीजन लिया होगा दीदी ने, आई एम श्योर। फिर लैला ने अपने साथियों को शांत करते हुए कहा, मगर सुनो, यह बात एकेडमी के मेंबर के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, यानी कि यह बात सिर्फ हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। दीदी नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि वही ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी है। मुझे सूरज सर ने भी खास इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि दीदी की असलियत के बारे में मैं तुम लोगों को नहीं बताऊं, मगर अब तुम लोगों को सच्चाई का पता चल गया है, मगर यह बात हमारे अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। जब लैला ने अपने साथियों से कहा तो सारे लोग यहाँ वहाँ देखने लगे कि कहीं किसी ने उनकी बात तो नहीं सुनी। तभी ब्रह्मपुत्र एकेडमी के एक मेंबर की नज़र रूम के पीछे खड़े मयूर गुलेरिया पर पड़ी। लैला जानती थी कि मयूर गुलेरिया दीदी का बहुत बड़ा फ़ैन था। मयूर को वहाँ देखते ही लैला के मुंह से निकला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मयूर ने लैला की बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखें इतनी मायूस लग रही थी जैसे उसे आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया गया हो। वह इतने दिनों से लगातार जिसे अपना आइडल समझता रहा, वह तो एक मामूली फाइटर थी जिसे शायद फाइटिंग रिंग में मयूर भी आसानी से हरा देता। चैंपियनशिप के वेन्यू के बाहर अनिका ने पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क की। एंट्रेंस पर रोहित अनिका का इंतज़ार कर रहा था। जब अनिका एंट्रेंस पर आई तब रोहित ने अनिका को याद दिलाते हुए कहा, अरे मास्क तो पहन लो, आज मास्क पहनना भूल गई तुम। जब रोहित ने याद दिलाया तब अचानक ही अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि उसने आज मास्क नहीं पहना था। अनिका दौड़कर कार के पास गई और मास्क पहनकर वापस आई। अनिका को वापस आते हुए देखकर रोहित ने अनिका से कहा, आज तो मयूर से तुम्हें बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने मिलने वाला है। आज काफ़ी लेट हो गई, बस कुछ ही मिनटों में हमारी पहली मैच शुरू हो जाएगी। रोहित की इस बात को सुनते हुए अनिका बेसमेंट की ओर चल रही थी और रोहित अनिका के पीछे पीछे। तभी अचानक मयूर अनिका के सामने आ गया। मयूर बड़ी हैरानी से अनिका को देख रहा था। अनिका ने मयूर से कहा, आई एम सॉरी, आज मुझे आने में ज़रा देर हो गई। मयूर ने जवाब देते हुए कहा, आप चाहे कितनी भी देर कर लें, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा। मैं जानता हूँ कि आप कौन है, आप ही हैं मेरी आइडल एकेडमी की दीदी।